नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नज़र और किस पर रहेगी डीडी न्यूज़ की नज़र। वो खबरें जो आज की सुर्खियां तय करेंगी, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइंस में, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज का एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं निखिल सिंह। अगले आधे घंटे तक जुड़े रहें हमारे साथ अपने न्यूज़ के पावर डोज के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 17 जिलों की 94 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर भी हो रहा है उपचुनाव। प्रधानमंत्री ने की कोविड नियमों का पालन कर मतदान करने की अपील। बंगाल की खाड़ी में आज से मालाबार नौसेना अभ्यास की शुरुआत। 2 चरणों वाले अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाएं लेंगी हिस्सा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया पहली बार जुड़ेगा। 4 दिवसीय नौसेना अभ्यास गैर संपर्कीय केवल समुद्र में के आधार पर होगा आयोजित। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज। मतदान से कुछ घंटे पूर्व भी रिपब्लिकन उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट जो बाइडेन ने मतदाताओं को लुभाने में नहीं छोड़ी कोई कसर। 97 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने किया चुनाव पूर्व मतदान। तो एजेंडा में सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। और बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में प्रदेश के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में 2 करोड़ 85 लाख मतदाता 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में राजद ने 56, लोजपा ने 52, भाजपा ने 46, जदयू ने 43, बसपा ने 33, कांग्रेस ने 24 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए पटना में दीघा में सरकारी स्कूल में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी पटना के राजेंद्र नगर में पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। और लोजपा नेता चिराग पासवान ने भी खगड़िया में मतदान किया। और दूसरे चरण में 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के 707 मतदाता हैं जिन्हें पोस्टल बैलेट पहुंचाया गया है। 80 वर्ष के ऊपर के उम्र की अगर मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 24,045 है। पूर्वी चंपारण में 172 कोरोना मरीज हैं। अगर वो वोट देना चाहेंगे तो उन्हें पीपीई किट पहनाकर आखिरी घंटे में 5 से 6 बजे के बीच मतदान करवाया जाएगा। तो पूर्वी चंपारण में 172 कोरोना मरीज हैं जिनके लिए पीपीई किट की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में वो मतदान कर सकते हैं। दूसरे चरण में 100 वर्ष से उम्र के 707 मतदाता हैं जिनकी बात की जा रही है। मगध में 16 सीटें हैं, मिथिलांचल कोसी में 14 सीटें हैं, सारण में 24 सीटें हैं आज जिन पे वोट हो रहा है, तिरहुत में 24 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर बिहार का जो दूसरा चरण है उसमें कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो 2 करोड़ 85 लाख महिला मतदाता हैं, जिसमें कुल मतदाता हैं जिनमें 1 करोड़ 35 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 35 लाख महिला मतदाता हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि किन जगहों पर कितने वोट, कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज मिथिलांचल कोसी में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही सारण में 24 सीटों पर मतदान जारी है सुबह 7 बजे से। तिरहुत में 24 सीटों पर वोटिंग जारी है। अभी तक शांतिपूर्ण मतदान की खबर है। कुल मतदाता 2 करोड़ 85 लाख हैं। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 35 लाख है।
महिला प्रत्याशियों की कुल संख्या अगर 94 सीटों की बात करें तो 146 है। निर्दलीय प्रत्याशी 513 हैं, जबकि कुल प्रत्याशियों की संख्या 1463 है। सबसे अधिक प्रत्याशी महाराजगंज सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी संख्या 27 है। इसी तरह से सबसे कम प्रत्याशी दरौली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी संख्या महज 4 है। तो दूसरे चरण में राजद 56 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उसने उतारा है, जबकि लोजपा ने 52 उम्मीदवारों को उतारा है। भाजपा ने 46 उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि जदयू ने 43 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा ने 33, वहीं कांग्रेस ने 24 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। तो चुनाव आयोग ने भी एक कमर कसी हुई है इन चुनावों के लिए, और संक्रमण से सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। चाहे फिर वो मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, या फिर स्टाफ को मास्क मुहैया कराने की बात हो, फेस शील्ड और दस्ताने भी मुहैया कराए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एकल उपयोग वाले दस्ताने भी प्रदान किए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करेंगे। सभी मतदान स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और मास्क अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपना नाम मतदाता सूची पर हेल्पलाइन नंबर 1950 या फिर मतदाता हेल्पलाइन ऐप NVSP पोर्टल पर कॉल करके चेक करें। आईडी कार्ड या फिर कमीशन द्वारा निर्दिष्ट कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज साथ जरूर रखें। तो चुनाव आयोग ने मुकम्मल तैयारियां की हैं। हैंड सैनिटाइजर से लेकर के मास्क और PPE किट्स तक की भी व्यवस्था की गई है, ताकि चुनाव में किसी भी तरह से कोरोना के चलते कोई बाधा ना पड़े और ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। और बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे चरण के लिए अररिया और सहरसा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं एनडीए की ओर से प्रचार की कमान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संभाल रखी है, और ये धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तीसरे चरण के लिए जोरदार प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने रैलियों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव का भी राज्य में धुआंधार प्रचार जारी है। वो आज 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। और बिहार चुनाव पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से नीरज सिंह और पूर्वी चंपारण से अनुज यादव। सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं। नीरज, कितना महत्वपूर्ण है ये दूसरा फेज का चुनाव राजनीतिक रूप से, और कितना ये जो एरिया है, जो इलाका है जहां इन 94 सीटों पर 17 जिलों में जो वोट डाले जा रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है? किस तरह से एक तरह से कहा जाए तो पूरे बिहार की राजनीति पर असर डालेगा, देश की राजनीति पर असर डालेगा? देखिए, बिल्कुल देश की राजनीति पर असर डालेगा। 94 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और ये वो सीटें हैं कि इन सीटों पर जो पॉलिटिकल पार्टी बढ़त बनाएगी वही बिहार की गद्दी पर काबिज हो पाएगी। लेकिन मैं आपको निखिल कुछ दृश्यों को जरूर दिखाऊंगा कि चुनाव आयोग ने किस तरह के इंतजाम इन चुनावों में किए हैं, ताकि मतदान का जो प्रतिशत है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके पिछले चुनावों के मुकाबले। और इसके साथ साथ ही जो बुजुर्ग मतदाता हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, वो अपने मत का आसानी से प्रयोग कर सकें, उसका किस तरह का इंतजाम चुनाव आयोग ने किया है। ये तारा देवी हैं जो पटना में वोट डालने के लिए आई हैं। 90 साल इनकी जो उम्र है, और इनके लिए चुनाव आयोग ने किस तरह का इंतजाम किया है वो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर एक सुगम वाहन है। ये सुगम जो वाहन है वो जो भी मतदाता है, जो बुजुर्ग मतदाता है या जो दिव्यांग मतदाता है, उनको लेकर, उनके घरों से लेकर यहाँ पर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहा है, ताकि ये लोग अपना वोट डाल सकें और इसके बाद ये अपने घरों पर जा सकें। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने जो पोस्टल बैलेट है उसका विकल्प नहीं चुना था, लेकिन उनके लिए भी चुनाव आयोग ने इंतजाम किए हैं। इसके साथ साथ ही चुनाव आयोग ने जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए कैब की भी व्यवस्था की है। जो ओवर कैब है उसके साथ एक टाई अप किया गया है, ताकि जो लोग हैं, जो बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग हैं, वो ओवर कैब के माध्यम से भी गाड़ी बुक करके अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह के जो इंतजाम है बुजुर्गों को लेकर चुनाव आयोग ने किए हैं। आप यहाँ पर पहुंची हैं, कोई परेशानी हुई आपको? ना, कोई बात परेशानी नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई परेशानी, बहुत अच्छा है। यहाँ हम वोट भी दिए, वहाँ भी बहुत अच्छा से
आप गाड़ी से ले गए लोग, गाड़ी से ले आए। अब बस हम तो जब सही से वोट दिए, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। हम पैदल चढ़ के सोचे थे कि चल जाएंगे बढ़ते बढ़ते, से में नहीं, हम यहाँ बहुत हमको अच्छा मिला। तो ये आपने देखा कि कोई भी परेशानी नहीं हुई है, घर से उनको लेकर आए हैं और यहाँ पर इन्होंने वोट डाला है और इसके बाद ये जो सुगम वाहन है वो इनको घरों तक छोड़ेगा। इस तरह के कितने वाहन आप लोगों ने लगाए और कहाँ से आप लोग बुला रहे हैं ये? मैम, ये चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी पटना के द्वारा इस तरह के सुगम वाहन लगभग हर एक बूथ पे दिए गए हैं, जो कि वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को उनके घर से बूथ तक लाएंगे और यहाँ से फिर वापस उन्हें छोड़ेंगे। और साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि वृद्ध मतदाताओं को और दिव्यांगजनों को कोई भी परेशानी नहीं हो। तो यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज आप लोग कर रहे हैं, उनके हैंड सैनिटाइज, मास्क वगैरह ये सारा चेक कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग करवाते हैं, उसके बाद उनको सैनिटाइजर देते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, उसके बाद दाएं हाथ के लिए ग्लव्स उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो ईवीएम के बटन को छूने में इन्फेक्ट नहीं हो पाए, बचे रहें, इन्फेक्शन से बचे रहें। तो ये इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी आपने देखा होगा कि सभी जगह स्टेप्स लगाए हुए हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरह के प्रयास चुनाव आयोग ने किए हैं। ये जो वाहन है, आप इन लोगों को, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को लेके आ रहे हो, कोई पैसा वगैरह चार्ज करो या फ्री है? नहीं, फ्री है। तो आप कहाँ से लेके आए हो आप? अभी तो चीना कोठी से पहुंचाया है। चलिए नीरज, चुनाव आयोग ने बेहद व्यापक इंतजाम किए हैं, बेहतरीन इंतजाम किए हैं। ये जो दृश्य आपने दिखाए और जो लोगों से बातचीत कराई, उससे एक तस्वीर बिल्कुल सामने समझ में आई नीरज। जो मतदान का प्रतिशत है उससे बढ़ेगा। जी बिल्कुल नीरज, ये बात समझ में आई कि मतदान का जो प्रतिशत है उससे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कितने शानदार और कितने व्यापक इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं ये भी समझ में आया। साथ ही साथ जो बुजुर्ग महिला है या जो दूसरे मतदाता हैं उनके जज्बे को सलाम, उनका शत अभिनंदन। और दरअसल उनका ही ये जो जज्बा है वो इस लोकतंत्र के पर्व को जीवंत बनाता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, हम रुक करते हैं पूर्वी चंपारण का। हमारे संवाददाता इस वक्त अनुज यादव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, आपसे जानना समझना चाहेंगे, पिछले चुनावों को से इस बार में जो हमने अभी देखा कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करके जो हो रहा है चुनाव, ये तो अपने आप में एक डिफरेंट है ही है, एक अलग तस्वीर पेश करता है और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी है, जिसमें बिहार की जनता साफ तौर पर उसका पालन करती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से क्या परिवर्तन देखते हैं? कितने मुद्दों में बदलाव आया है जिनको लेकर के वोटर वोट डालने जा रहे हैं? क्या सोचते हैं वोटर? देखिए, निश्चित तौर पर अगर मैं पिछले 2015 की तुलना करूं इस चुनाव से, तो निश्चित तौर पर काफ़ी बदला है, क्योंकि ये कोविड-19 महामारी के बीच में ये चुनाव हो रहा है। लोगों ने अपनी, जो जितने भी राजनीतिक दल थे, उन्होंने अपनी रणनीतियों को बदला, वर्चुअल माध्यम से चुनावी रैलियों को संबोधित किया, या फिर तकनीक के दूसरे उपयोग का, यूट्यूब का या फिर फेसबुक का उपयोग किया। लेकिन उसी तरीके से हम जानते हैं कि बिहार का जो मतदाता है वो काफ़ी जागरूक है, वो अपने फ़ायदे की जो चीज़ें हैं उनको समझता है, किस चीज़ से नुकसान हो सकता है इन बातों को समझ सकता है। इस लिहाज से हम देखें, हमने जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं निखिल, अभी जब वो वोट डालने के लिए आए थे उनके अंदर काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। फर्स्ट टाइम वोटर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि इस पूर्वी चंपारण के इलाके की जो अपना एक ऐतिहासिक इसका महत्व है उसको पूरे राष्ट्रीय पटल पर जो है उसको सामने आना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था इस इलाके के अंदर की जाए, डेवलपमेंट के काम यहाँ पर होने चाहिए, स्थानीय तौर पर यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, औद्योगिकीकरण को यहाँ पर बढ़ावा मिले। इन बातों को लेकर, अपने इलाके के विकास को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से 6 सीटों पर निखिल चुनाव हो रहा है। अभी तक के जो आंकड़े हैं, शुरुआती 2 घंटे में करीब 5 से 6% के आसपास अभी तक मतदान हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम होते होते, क्योंकि अभी काफ़ी समय है, दूसरे चरण में भी एक अच्छा मतदान प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अच्छा मतदान प्रतिशत देखने को मिलेगा। ये देखिए, पिछले जी अपनी बात जल्दी से खत्म करिए अनुज।
देखिए, यहां अगर मैं 94 सीटों की बात करूं तो पिछले चुनाव के अंदर 31 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास थी, लेकिन उस समय जेडीयू उनके साथ हुआ करती थी। ये गठबंधन में एक बदलाव हुआ है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर बीजेपी और जेडीयू की सीटों को मिला दें तो सबसे ज्यादा 94 सीटें एनडीए के पास हैं। कुल मिलाकर गठबंधन के इस कांटे की टक्कर के अंदर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या आरजेडी अपनी उन सीटों को बचा पाएगी, क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में एक बार दोबारा आ पाएगी, या फिर एनडीए उसको मात देगा। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से यह चुनाव हो जाता है। सबसे बड़ा चरण, सबसे ज्यादा सीटें, और दोनों ही गठबंधनों को यहां पर एक तरीके से देखें तो सबसे ज्यादा जनाधार है। कौन किसकी कितनी सीटों को काटेगा, कौन फायदे में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा चरण, सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा महत्व भी इसका है। अनुज, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की, बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और नीरज सिंह पटना से आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत का, और जो वोटरों से आपने हमें रूबरू कराया उसके लिए भी। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, मालाबार नौसैन्य अभ्यास के 24वें संस्करण का आयोजन नवंबर 2020 में 2 चरणों में किया जाएगा। इस नौसैन्य अभ्यास के पहले चरण का आयोजन 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में स्थित विशाखापट्टनम में हो रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शामिल हो रही है। नौसैन्य अभ्यास की मालाबार श्रृंखला में शुरुआत 1992 में INS USN के द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी पहली बार शामिल हो रही है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये अभ्यास गैर संपर्कीय, केवल समुद्र में अभ्यास के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। यह मैत्रीपूर्ण सेनाओं के बीच उच्च स्तर के समन्वय और तालमेल का प्रदर्शन करेगा, जो कि खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के उनके साझा मूल्य और प्रतिबद्धता सहित अंतर्राष्ट्रीय आदेशों के मुताबिक नियम आधारित होगा। मालाबार के दूसरे चरण का आयोजन नवंबर के मध्य में अरब सागर में किया जाएगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ रहे हैं। सुधीर, ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस मालाबार नौसैन्य अभ्यास में जुड़ रहा है, किस तरह से देखते हैं कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है उसको एक मजबूती प्रदान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का आना, और अब अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया मिलकर के इस इंडो पैसिफिक रीजन में एक साथ सैन्य अभ्यास करेंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये? बिल्कुल निखिल, देखिए जिस तरीके से इंडो पैसिफिक को लेकर एक मजबूत जो स्ट्रक्चर है वो था, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो, तो जाहिर तौर पर वो अपने आप में बहुत खास है। और खास बात ये भी है कि जिस तरीके से इंडो पैसिफिक को लेकर भारत लगातार अपनी स्थिति, अपनी बातें पूरी दुनिया के सामने रख रहा था, उस चीज को बल मिला है। अब जब चारों देश एक साथ मालाबार 2020 एक्सरसाइज में इकट्ठे होंगे, एक साथ एक्सरसाइज करेंगे, तो जाहिर तौर पर अपने आप में इंडो पैसिफिक को लेकर जो भारत हमेशा से जो इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड बात जो करता रहता है कि स्थितियां वहां इंटरनेशनल बॉर्डर बेस्ड होनी चाहिए, और जिस तरीके से चाइना लगातार इस इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सकेगा। जाहिर तौर पर जो एक क्वाड का स्ट्रक्चर है इंडो पैसिफिक को लेकर, जो भारतीय पक्ष है, जो भारत का नजरिया पूरी दुनिया के सामने, वो काफी मजबूती से सामने आएगा। निखिल जी बिल्कुल, नेवी किस तरह से, चारों देशों की नेवी किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करती है, किस तरह से ये अभ्यास चलता है, और इस बार जब कोविड की महामारी साथ साथ चल रही है, किस तरह से ये अभ्यास उसको प्रभावित करेगा, क्या कुछ ख्याल रखा गया है ऐसे में? निकलने से पहले जब भी कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होती है, तो उसमें जो नेवीज हैं वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर करती हैं। सी में जो ट्रायल्स होते हैं, सी में जो रियल टाइम एक्सरसाइज होती है उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन और उसके बाद से आपस में बैठकर भी इंटरेक्शन होता है कि आखिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस तरीके से जो लोग ऑपरेट करते हैं उस चीजों को साझा किया जाए। चूंकि कोविड-19 के मद्देनजर संपर्क तो स्थापित नहीं किया जा सकता, तो इस बार का जो एक्सरसाइज है वो गैर संपर्क और केवल समुद्र में ही आयोजित किया गया है कि जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ समुद्र में ही रहेगा, उसके बाद से जो संपर्क है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो खास तौर पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जो दूसरी नेवीज इस्तेमाल कर रही हैं, वो भारतीय जो नौसेना है उसके सामने आएगी, आखिर कैसे वो ऑपरेट करते हैं। और फ्यूचर में जो कुछ प्लेटफॉर्म्स भारतीय नेवी भी एक्वायर कर रही है, तो एक फैमिलियराइजेशन होगा आखिर किस तरीके से, और जो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आपस में साझा होंगी, और कैसे इंटरनेशनल एरिया में अगर कभी जरूरत पड़ती है तो कोऑर्डिनेशन को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। निखिल जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है ये मालाबार नौसैन्य अभ्यास और इसका 24वां संस्करण। बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और अमेरिका के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज यहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान पूरा हो जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप की दोबारा व्हाइट हाउस में एंट्री हो पाएगी या फिर जो बाइडेन के हाथ में अमेरिका की बागडोर आएगी, क्योंकि ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके कारण पैदा हुए गंभीर संकट के मसले समेत बाकी तमाम मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मतदान से पहले ट्रंप और बाइडेन ने धुआंधार चुनावी रैलियों से मतदाताओं को रिझाने की आखिरी कोशिश की है और उसमें वो जुटे हुए हैं। दोनों उम्मीदवार जनता को ऐसे समय में अमेरिका की बागडोर अपने हाथ में सौंपने की अपील कर रहे हैं जब देश महामारी के चपेट में है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नॉर्थ कैरोलिना से लेकर विस्कॉन्सिन तक राष्ट्रपति ने 5 रैलियां की। इस बीच जो बाइडेन ने अपना अधिकांश समय पेंसिल्वेनिया में गुजारा। बाइडेन ने ओहियो पर भी खासा ध्यान दिया है, जहां 4 साल पहले ट्रंप ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी। चुनाव की घड़ी नजदीक आने से लगभग 24 घंटे पहले ट्रंप और बाइडेन ने एक दूसरे को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य बताने में पूरी ताकत झोंक दी। वहीं अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने हर्ट्सविले, उत्तरी कैरोलिना में अपने अंतिम चुनावी अभियान में भाग लिया। मेलानिया ट्रंप ने मतदाताओं से ट्रंप के लिए मतदान करने का आह्वान किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी मिशिगन में मतदाताओं से चुनावी युद्ध में मैदान में राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से जीत दिलाने का आग्रह किया। इस बीच अमेरिकी डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर हमला बोला। बहरहाल मतदान अमेरिकी समय अनुसार सुबह 6 बजे और भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा और भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह 6:30 बजे मतदान पूरा हो जाएगा। अमेरिका में करीब 9 करोड़ 30 लाख मतदाता पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय समय के अनुसार मंगलवार को शाम 3:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो कि बुधवार सुबह 6:30 बजे तक जारी रहेगी। कई राज्यों में मतदान शुरू होने का समय बदला गया है। इस बार कोरोना वायरस के कहर के कारण मतदान के समय की अवधि बढ़ाई गई है। अब तक अमेरिका में 9 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव पूर्व मतदान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में इस बार भारतीयों की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है। अमेरिका में इस बार मतदान में शामिल होने के लिए करीब 12 लाख भारतीय शामिल हो रहे हैं। और अमेरिकी चुनावों पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरेंद्र, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कितना आप कांटे का मुकाबला इसको देखते हैं, किस वजह से इस तरह से मुकाबला देखने मिल रहा है? पहली बार ये देखने में आ रहा है कि बिल्कुल जो 2 प्रत्याशी हैं आमने सामने हैं, और कितना डिफरेंट है इस बार का चुनाव, कितना खास है? निखिल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने आप में सबसे दिलचस्प चुनाव के तौर पे अभी तक के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के तौर पे देखा जा रहा है। और कांटे का मुकाबले की अगर बात की जाए तो अभी तक जो भी पोल सर्वेज रहे हैं उसमें बहुत नेट टू नेट फाइट है। हालांकि जो बाइडेन थोड़ा सा लीड लेते नजर आए हैं, जो तमाम सर्वेज निकल के आए हैं, लेकिन इस बात को किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत मान लेना, ये अमेरिका के चुनाव के इतिहास बताते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पॉपुलर वोट कई बार किसी व्यक्ति को मिलते रहे हैं और नतीजा किसी और के हक में जाता रहा। हमने 2016 के चुनाव में भी देखा था, जब हिलेरी ट्रंप को हमने देखा था किस प्रकार से ट्रंप पॉपुलर वोट में पीछे थे, बावजूद उसके वो राष्ट्रपति बने थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि स्विंग स्टेट किस प्रकार से इस बार रोल अदा करते हैं, उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट वो होते हैं जिनके बारे में पहले से तय कर पाना मुश्किल होता है कि ये किस पार्टी को, डेमोक्रेट्स को या फिर रिपब्लिकन्स को के पक्ष में जाएंगे। उस पे सबसे ज्यादा निगाह टिकी हुई है और ये करीबन 7-8 स्टेट ऐसे हैं जिनमें अच्छे खासे इलेक्टोरल्स हैं और ये किस ओर जाएंगे, इस पर सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। फ्लोरिडा की बात की जाए, पेंसिल्वेनिया की बात की जाए, ओहियो की बात की जाए, मिशिगन की बात की जाए, नॉर्थ कैरोलिना की बात की जाए, एरिजोना की बात की जाए, विस्कॉन्सिन की बात की जाए, ये वो स्टेट्स हैं जिसमें किसी में 30, किसी में 15, 18, 20 या 10 इस प्रकार के इलेक्टोरल्स हैं। यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी संख्या इलेक्टोरल्स की है और ये निर्धारित करने में कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा व्हाइट हाउस में बहुत बड़ी एक तरीके से अपने आप में तय करते हैं। तो निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा बात इसी पे टिकी हुई और हमने देखा कि अंतिम चरण के प्रचार के समय में इन्हीं स्टेट्स पे दोनों ही प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा दावेदारी की है और अपना ध्यान केंद्रित किया कि आखिर यहाँ के जो भी नतीजे हों वो उनके पक्ष में आए, इस पे सबसे ज्यादा जोर है। और निश्चित तौर से हम सब जानते हैं कि कोरोना के संकट के काल के समय में ये चुनाव हो रहा है, तो इस लिहाज से भी ये अपने आप में बेहद अलग है और अपने आप में अनोखा होगा और शायद इसी संख्या में इसीलिए
लगभग 9-10 करोड़ के आसपास जो वोटर्स हैं उन्होंने अभी तक वोट डाल दिए हैं अर्ली वोटिंग्स के चलते, यानी कि जो मतदान शुरू होगा उससे पहले ही डाल दिए हैं। हालांकि ये भी अपने आप में एक विवाद का विषय बन गया है, लेकिन अमेरिका में हमने देखा है कि पिछली बार जब 2016 में चुनाव हुए थे तो उस समय भी लगभग 21-22% लोगों ने अर्ली वोट किया था। तो अमेरिका में इस प्रकार की अर्ली वोटिंग बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलती रही, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये वोटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। निखिल जी बिल्कुल, एक बात आपसे बहुत जल्दी से जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि एक पूरी दुनिया भर की निगाहें इन चुनावों पर हैं, लेकिन भारतीय होने की वजह से ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ पर, जो भारतीय समुदाय है, उसका कितना महत्वपूर्ण है, उनका अहम योगदान है वहाँ पर इन चुनावों में। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है और निश्चित तौर से अब भारतीयों का रोल बहुत बढ़ गया है अब अमेरिका के चुनाव में। अमेरिका के लिहाज से बात की जाए तो लगभग 12 लाख भारतीय हैं जो कि वहां पे वोटिंग कर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइजेबल एक नंबर है जो अमेरिका के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तौर पर अगर बात की जाए तो परंपरागत तौर पर डेमोक्रेट्स के समर्थक के तौर पर भारतीय समुदाय को देखा जाता रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर से जो परिपक्वता है उसके आधार पर ये सीधे तौर पे कह देना कि इस बार किस तरफ ये रुझान होगा, ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि भारतीयों के बढ़ते वर्चस्व का अमेरिका की पूरी इस राजनीति पर अगर देखा जाए तो उस लिहाज से कह सकते हैं, क्योंकि जब भी जो लगातार चुनाव प्रचार रहा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए या जो बाइडेन की बात की जाए, दोनों ही लोगों ने या उनके जो उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी उन चारों ही लोगों ने भारत के योगदान को, अमेरिका के विकास में भारतीयों के योगदान को लगातार उसकी चर्चा की है, सराहना की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमने कई मौकों पे देखा है कि जो भारत से जुड़ी हुई बातें हैं या भारत से जुड़े हुए जो परंपराएं हैं उसको प्रतीकात्मक तौर पे अक्सर हमने देखा इस प्रकार की रैलियों में रहा है, जो बताता है कि किस तरीके से भारतीयों का दबाव बढ़ रहा है। और डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद की ओर से कमला हैरिस का चुनाव जाना और उनकी प्रत्याशिता को तय करना भी ये बताता है कि भारतीय समुदाय के लोगों के प्रति अमेरिका में किस प्रकार से तय है। भले ही संख्या 12 लाख के आसपास हो, ये अच्छा खासा संख्या है, बावजूद उसके बहुत कुछ चीजें तय करने में भारतीय समुदाय के लोग अहम भूमिका निभाते हैं आरेंद्र। और निश्चित तौर पर देखना होगा कि किस तरह से ये चुनाव किस करवट बैठता है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। आरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज का एजेंडा के इस खास अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।